बेटा आज हम चैप्टर कर रहे हैं। बेटा ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लास नाइन्थ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री विच इज टॉट टुडे इज नेम्ड आफ्टर यूक्लिड। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ध्यान रखना, वन मार्कर में क्वेश्चन आता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ geometry. Euclid also studied and contributed in other areas of mathematics, including number theory and astronomy. उसने और भी जगह पे काम किया है, ये जो है नंबर थ्योरी एंड एस्ट्रोनॉमी में। ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस आर ऑब्वियसली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एजम्पशंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं। दे आर नॉट प्रूव, इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स को हमें प्रूव करने की जरूरत होती है। जैसे कि एक थ्योरम मैंने आप लोगों को करवाई थी, ठीक है ना, उसको लाइंस लाइंस एंड एंगल्स में करवाई थी। तो थ्योरम जो होती हैं वो हमें प्रूव करने की जरूरत होती है, लेकिन एक्सियम और पोस्टुलेट जो हैं उन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके बेटा, तो थ्योरम्स क्या है? थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट विच आर प्रूव यूजिंग द डेफिनेशंस, एक्सियम एंड प्रीवियसली प्रूव स्टेटमेंट। जो प्रीवियसली प्रूव स्टेटमेंट होती हैं उनकी हेल्प से हमें थ्योरम्स को प्रूव करना होता है, विथ सम रीजनिंग आल्सो। जो रीजनिंग हम लोग पहले देते हैं उस रीजनिंग की हेल्प से हमें देना होता है। तो ये डेफिनेशंस हैं। ये पूरा चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों का थ्योरेटिकल चैप्टर है। यू हैव टू मग अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लर्न करनी पड़ेंगी। He used the term postulate for the assumption। तो टीचर वन मार्कर में कुछ भी आप लोगों से पूछ सकती है, ज्यादा मार्क्स का चैप्टर नहीं आता है। He used the term postulate for the assumption। तो उसने assumptions की जगह पे postulate वर्ड यूज किया। किसने? यूक्लिड ने। That was specific to geometry। Common notion after often called axiom। जो कॉमन बातें हैं, जैसे हम बोलते हैं भैया जो डबल है वो हाफ से बड़ा होता है। सबको पता है, किसी को समझाने की जरूरत तो है नहीं। अगर मैं बोलूं कि डबल जो है वो हाफ से बड़ा है तो एवरीवन नो यस सर डबल इज मोर देन हाफ। तो ये एक्सियम में आ जाता है। क्लियर है? ये कॉमन नोशंस है। ऑन द अदर हैंड वन assumption used throughout the mathematics and not specifically linked to the geometry। लेकिन जो assumption है, assumption मतलब यूक्लिड ने क्या नाम दिया assumption को, बताओ? बाय व्हाट अदर? पोस्टुलेट्स। बाय व्हाट अदर नेम? पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स की जगह पे उसने वर्ड यूज किया एजम्पशन। तो एजम्पशन जो है वो कॉमनली यूज होती है, नॉट ओनली इन द ज्योमेट्री बल्कि पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज यूज होती है। ठीक है बेटा, चले अब हम आगे देखते हैं। सम ऑफ द यूक्लिड एक्सियम्स। जो कुछ एक्सियम्स हैं आप लोगों की, वो क्या है? देर आर 7 एक्सियम्स। इनको आपको मगअप करना है अच्छे से। स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए, लेकिन नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं बोल रहा हूँ, टीचर ऐसा नहीं पूछेगी बेटा फोर्थ एक्सियम क्या था, बेटा फिफ्थ एक्सियम क्या था, बेटा सेवंथ एक्सियम क्या था, ऐसा नहीं पूछेगी टीचर। टीचर जो पूछेगी वो सिर्फ ये पूछेगी कि इससे रिलेटेड एक्सियम कौन सा लग रहा है। तो पहला एक्सियम देखते हैं। एक्सियम क्या था? कॉमन नोशन, जो हम जनरली बात करते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मैं बोलूं दो चीजें जो एक दूसरे से इक्वल हैं तो वो क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करता हूं भैया, हर्षित जो है वो कवच की हाइट के इक्वल है, और कवच जो है वो आरित की हाइट के इक्वल है। तो क्या हर्षित और आरित की हाइट इक्वल होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी ना। अगर हम बोलते हैं हर्षित यस सर। आरित की हाइट के इक्वल है, और आरित की हाइट जो है वो कवच की हाइट के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों की हाइट क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो यही बात इक्वली। बोली गई है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपको उस समय टीचर जो क्वेश्चन देगी ना उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना होगा कि हमें कौन सी इसमें एक्सियम लगानी है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। अगर दो चीजों में हम इक्वल ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लव के पास 10 रुपीज थे, कुश के पास भी 10 रुपीज थे। अब लव को मैंने 5 रुपीज दिए और कुश को मैंने 5 रुपीज दिए। बताओ लव कितने पैसे हो गए बेटा, लव और कुश दोनों के पास? 15। 15 हो गए। 10। तो क्योंकि दोनों को मैंने क्या दिया है? इक्वल दिया है। दोनों को मैंने इक्वल दिया है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। दोनों के पास इक्वल हो गए। सेम चीज होती है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, मैंने 5 5 रुपए दोनों से वापस ले लिए।
अब मैंने कुश से भी 5 रुपए ले लिए और लव से भी वापस ले लिए, तो कुश के पास कितने बचे? बताओ कुश। 10. 10। और लव के पास सर 10। 10। लव के पास भी 10 बचे। तो मतलब कुश के पास भी 10 बचे और लव के पास भी 10 बचे। तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? जो बची हुई चीज है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आप दो सेम कंपनी के पेन लो, ठीक है, या आप दो सेम कंपनी के स्केल ले लो। ले लिया आपने दो कंपनी के स्केल, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल, आप दो A4 शीट्स ले लो। एक A4 शीट के ऊपर दूसरी A4 की शीट रख दो। क्या आपको नीचे वाली A4 की शीट नजर आएगी? नो सर। नहीं नो आएगी। नो सर। सर, क्यों नहीं नजर आएगी बेटा? क्योंकि सर दोनों का साइज वगैरह सब सेम है। बिल्कुल। तो फोर्थ पॉइंट क्या है फिर? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, मतलब पहली वाली जो शीट है, द शीट ऑन द टॉप कोइंसाइड विद द शीट ऑन द बॉटम, शीट इन द बॉटम। तो इसका मतलब दे आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज, ठीक है ना? जो कोइंसाइड करती हैं वो इक्वल होंगी। द होल इज सर जो मतलब बोलो। सर जो मतलब ओवरलैप करती हो ना। हाँ, ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड होता है बेटा। ओवरलैप का मतलब मैथ्स के में कोइंसाइड होता है, ठीक है बेटा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मैं बोलूं आशी को मैंने आधा पिज्जा दिया और हिता को मैंने पूरा पिज्जा दिया, बताओ किसको ज्यादा पिज्जा मिला? कितना? बोलो। मुझे। हिता को। हिता को मिला। हर्षित देख रहा है, हर्षित को कुछ नहीं मिला। हर्षित बस देख रहा है, ठीक है ना हर्षित? तो हिता को पूरा पिज्जा मिला हमारा। तो ज्यादा पिज्जा किसको मिला? आशी जैन को मिला कि हिता को मिला? सर मुझे मिला। हाँ जी। मुझे मुझे हिता को मिला, ठीक है कि नहीं? तो हिता को ज्यादा पिज्जा मिला, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ पॉइंट हिता पढ़ो। द होल इज, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हाँ, जो होल है वो पार्ट से ग्रेटर होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब फॉर एग्जाम्पल हम किसको अब एग्जाम्पल लेते हैं? बड़ी देर हो गई, हम कुंज को लेते हैं। चलो, कुंज के पास 1 kg बनाना थे, ठीक है? कुंज कितने बनाना थे? 1 kg। सर 1 अब किलो. आयुष्मान के पास डबल बनाना है। अब आयुष्मान कितने हैं आपके पास? आयुष्मान, अगर आपके पास डबल बनाना है कुंज से, तो बताओ आपके पास कितने बनाना है? फिर 2. 2 kg। और हर्षित के पास, अब हर्षित नाराज हो जाएगा, हिता को पिज्जा खिलाया तो हर्षित को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। हर्षित के वैसे भी हमें बड़ा करना है हर्षित को, तो हम हर्षित को बनाना शेक पिलाएंगे। तो हर्षित आपके पास कितने केजी बनाना है? मेरे पे 3 किलो. 3 किलो हो गए आपके पास? आप मतलब नहीं नहीं, 4 4. 4 4 किलो हो गए? 4 4. बेटा आपके हाँ. पास कुंज के डबल है, आपके पास कुंज के डबल है। अच्छा. तो कितने हो गए? दो. ज्यादा लालची नहीं बनते हैं। हमने डबल बोले थे, आपका 4 किलो बनाना लेके बैठ गए। तो कितना हो गया? दो दो. 2 किलो। तो 2 किलो तेरे पास है, 2 किलो आयुष्मान के पास है, लेकिन तुम दोनों के बनाना किससे डबल है? कुंज से डबल है। जितने बनाना कुंज के पास है उससे डबल है। तो इसका मतलब तेरे बनाना और आयुष्मान के बनाना सेम हुए कि नहीं हुए? सेम हुए ना? हो गए. क्योंकि तेरे भी 2 किलो कुंज से डबल, आयुष्मान के भी 2 किलो कुंज से डबल। तो इसमें यही वर्ड बोला गया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। जो चीजें एक चीज के डबल होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। जैसे एक्स का डबल 2x और एक्स का डबल 2x, तो 2x इक्वल टू 2x, दोनों सेम हो गई। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वैसा ही है, अगर एक ही चीज का हाफ कर दिया जाए तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब एक एग्जैक्ट सेम पिज्जा में लेके आया, एक पिज्जा लेके आया, आधा पिज्जा हमने अथर्व को खिला दिया। अथर्व आया ना क्लास में आज कि नहीं आया? ये पिज्जा खा रहा है? लगाया हूँ। आया है। आधा पिज्जा हमने अथर्व को खिला दिया, है ना अथर्व? और आधा पिज्जा किसको खिलाए? कौन फ्रेंड है? प्रणव तो आया नहीं आज। और कौन है? आयुष्मान को ही एक खिला आ दे। रही है अच्छा और आयुष, उसे खिला दो और क्या। चलो आयुष्मान को आधा पिज्जा हमने आयुष्मान को खिला दिया। तो क्या तुम दोनों के पास सेम सेम पिज्जा हुआ? हुआ ना? यस सर. हाफ हाफ हाँ यस ये सर. सर। में अगर एक ही चीज के दो हाफ कर दिए जाएं या डबल कर दिए जाए, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये थे आपके 7 एक्सियम।
इसमें समझाने के लिए जो था मैंने समझा दिया, बाकी आपको मगअप ही करना है, रट्टा ही मारना है। ये चैप्टर ही ऐसा है, एक्सियम आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है लव बेटा खुश। यस सर। यस नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पोस्टुलेट्स। कितने एक्सियम थे स्टूडेंट्स हमारे? 7 7। 7 सामने देखो, हाउ मेनी पोस्टुलेट्स आर देयर? 5 5 पोस्टुलेट्स। लेकिन पोस्टुलेट नंबर वाइज याद करने हैं, पोस्टुलेट नंबर वाइज याद करने हैं। टीचर सीधा पूछेगी व्हाट इज द फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्सियम को नंबर वाइज याद करने की जरूरत नहीं है। पहला पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। एक स्ट्रेट लाइन को आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि बताता हूं मैं आप लोगों को, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही जगह जाएगी। ये देखो, यहां से आपने सीधी लाइन बना दी, ये पॉइंट है, पॉइंट से आपने सीधी लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी मर्जी है मैं इसे इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, मेरी मर्जी है मैं इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बननी स्टार्ट हो सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक लाइन दी हुई थी, ये लाइन, मैं आपको कभी ये क्यों बोलता हूं कि बेटा आप लोगों को एरो लगाने हैं, याद आया ग्राफ के अंदर? कल मैंने आप लोगों को ग्राफ करवाया था, या कोई भी ग्राफ होता है उसमें हमेशा क्यों बोलता हूं एरो लगाओ? आपको पता है ये एरो क्या इंडिकेट करता है? किसी को पता है? सर सर दैट द लाइन लाइन कितने भी आगे जा सकती है। फ्रॉम बोथ द साइड्स। यस, सर वो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड। तो इसलिए मैं एरो लगवाता हूं। इसका मतलब जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसे ग्राफ बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन यहां खत्म हो गई है। इसका मतलब है इस लाइन को आप नीचे तक लेके जा सकते हो। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर मैं बोलूं मुझे यहां से सर्कल बनाना है इस पॉइंट पे, क्या मैं सर्कल बना सकता हूं? मैंने बना दिया। मैं इस पॉइंट पे सर्कल बनाना है, बना सकता हूं? बना सकता हूं। मैं थोड़ा बड़ा बनाना है, बना सकता हूं। तो उसने क्या बोला? एनी सेंटर एनी रेडियस। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे आ जाओ। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। सारे 90 डिग्री आपस में इक्वल हैं या नहीं है? है ना? है। सारे है। 90 डिग्री आपस में क्या है? इक्वल है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब आ जाओ पोस्टुलेट 5 के ऊपर। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करेगी, चलो बना के देखते हैं कैसे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब जो 90 डिग्री बना रही है, ये फॉल कर रही है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है तो मुझे एक बात बताओ, इनका एंगल कितना होगा ये वाला? सर 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया, हम पढ़ते हैं। मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन एज लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जो दो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम उनको प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली, मीट ऑन द सेम साइड। अब यहां पे देखो बेटा, जो पोस्टुलेट नंबर 5 है, अगर टीचर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कोई है वो पोस्टुलेट नंबर 5 है। जब भी आप इसको लिखो साइड में लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किस बारे में बता रहा है? ये बता रहा है हमें पैरेलल लाइंस के बारे में। वो ये कह रहा है अगर दो स्ट्रेट लाइन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो उनका जो एंगल होता है अगर 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि 90 डिग्री हो गया, उसने क्या बोला है? उसने हमें उल्टा बताया है। उसने बताया है कि दो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उनका जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है? पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? लेस देन की ग्रेटर देन? लेस देन टू राइट लेस एंगल। देन। इनका जो इंटीरियर एंगल है वो लेस देन टू राइट एंगल है। मतलब कि ऐसे है कुछ लाइन, मतलब लेस देन टू राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है। अगर ये दोनों 90 डिग्री से कम है एंगल, देख लो, देखने में नजर आ रहे हैं ना 90 से कम ही होंगे। 90 तो सीधा होता है, Yes. ये 90 से कम है, ये 90 से कम है। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight line is produced indefinitely, meet on the side on which the sum of the angle is less than right angle। मतलब अगर इन दोनों लाइंस को हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे, अगर इन दोनों लाइन को
मैं आगे एक्सटेंड करूं जिस तरफ से लाइन 90 डिग्री से कम है। देखो मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो वेयर इट इज मीटिंग विच साइड, जहां पे दोनों का एंगल 90 डिग्री से कम है। लेकिन अगर मैं इनको दूसरी साइड एक्सटेंड करता हूं, देखो इधर इधर देखो मैंने एक्सटेंड किया, इधर मैंने एक्सटेंड किया, क्या ये इस साइड में बॉटम वाली साइड में मीट कर रही है? टेल मी। नो सर। No, sir. कर रही हूं, तो कहां पे मीट कर रही है? वेयर द एंगल इज लेस देन, Less than 90 degree. लेस देन 290 वेयर द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जहां पे भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा वहां पे ये मीट कर जाएंगी। तो ये मैं कहने का मतलब है, अगर हम एक्स और वाई एंगल की बात करें तो एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। समझ में आया पांचवा पोस्टुलेट? तो पांचवें पोस्टुलेट में अगर टीचर बोले हमें किसके बारे में बताया, हमें पैरेलल लाइन के बारे में बताया है। कैसे बताया? तुम सोचोगे सर पैरेलल लाइन के बारे में तो कहीं बताया ही नहीं, यहाँ पे बताया है। उसने ये बोला है अगर इंटीरियर एंगल देखो ना, ये दोनों को इंटीरियर ही तो है, ये दोनों को इंटीरियर ही तो है। अगर को इंटीरियर एंगल सम लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो ये मीट कर जाती है। लेकिन एग्जैक्टली अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए बच्चों, एक्स प्लस वाई 90 प्लस 90 हो जाए, बताओ क्या ये मीट करेंगी? क्या No, ये sir. दोनों मीट नो करेंगी? सर। नहीं। नो सर। तो इस केस में लाइन ऐसे नहीं बन जाएगी पैरेलल। अगर ये भी 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाए, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक पैरेलल। है? तो हाउ मेनी एक्सियम्स आर देयर इन दिस चैप्टर? 7 Seven. हाउ मेनी postulates are there? 5 Five. Five. Which postulate tells us about a parallel line? Postulate five. Postulate 5. Postulate five. Postulate number 5. Which tells us about a parallel line? Postulate number पोस्टुलेट 5 Postulate number 5. जिसका भी बीच में कुछ लिंक टूटता है, कुछ होता है, डोंट टेक टेंशन, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को 15 मिनट के अंदर ही ये वीडियो मिल जाने वाली है। आफ्टर 15 मिनट्स अभी लिंक मिलेगा तो एकदम चलती नहीं है। 15 मिनट वीडियो की चेकिंग होती है यूट्यूब वालों के थ्रू। उसके बाद जब वो अच्छे से हो जाता है सब प्रोसेस, तो उसके बाद आप लोगों को वीडियो चलने लग जाती है। ठीक है? आप लोगों को ये सारा काम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके लेके आना नेक्स्ट क्लास तक, और मंडे को टेस्ट है आप लोगों को। अब कुछ डेफिनेशंस आपकी आ सकती हैं, देखो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारा मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है स्लाइड में, तो इसको बस आपको कॉपी करना है। अब पॉइंट, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता। एक लाइन ऐसा होता है ब्रेथलेस लेंथ। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब लाइन की कोई ब्रेथ ही नहीं होती। अगर हम रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है, ये लाइन है। लाइन की कोई ब्रेथ नहीं है लेकिन लेंथ ही लेंथ है। ठीक है ना? द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो एंड पॉइंट हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको? अगर मैंने पॉइंट बोल रहा हूं ए और बी, तो आप इनको क्या बोलोगे? आप कैसे इंग्लिश में इनको डिफाइन करोगे? एंड पॉइंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो हम पॉइंट वर्ड यूज करें कि नहीं कर रहे? जो जो भी एंड पॉइंट होते हैं इन्हीं को पॉइंट बोला जाता है। इनके मतलब वो कहना चाह रहा है जो एंड ऑफ अ लाइन होता है वो पॉइंट्स होते हैं। A straight line is a line which lies evenly. A straight line is a line which lies evenly. एक सेकंड बेटा। A straight line is a line which lies evenly with a point on itself. मतलब एक लाइन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की ही बनी हुई है। A surface is that which contain length and breadth. अगर मैं एक ऐसा कुछ बना दूं तो दिस इज अ सरफेस, इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है। एजेस ऑफ ऑल द सर्फेसेस आर लाइन। ये एक सरफेस है तो इसके एजेस क्या है? इसके एजेस क्या है? अगर ये सरफेस है तो इसके एजेस क्या है? लाइन है कि नहीं है? ये जो सरफेस है इसके एजेस क्या है? लाइन है। ये देखो Line. ये लाइन, लेंथ इज अ लाइन, ब्रेथ इज अ लाइन, लेंथ इज अ लाइन, ब्रेथ इज अ लाइन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज evenly with a evenly with a plane surface is a surface which lies evenly
with the straight lines on itself. Plane surface is a surface which lie evenly with a straight line. ये प्लेन सरफेस है, देखो ये प्लेन सरफेस जो बिल्कुल सीधा हो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस। सीधा हो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो वो कह रहा है दो डिस्टिंक्ट लाइन है, दो लाइंस हैं अलग अलग, तो इनका सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है। अगर कोइंसाइड वाली लाइन होगी जो एक के ऊपर एक आएगी उसके तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे अगर कोई लाइन एक लाइन को ऊपर चढ़ेगी। लेकिन कोई लाइन अगर ऐसे होगी तो मैक्सिमम एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, जरूरी नहीं है एक कॉमन हो, कई बार एक भी कॉमन ना हो। पैरेलल लाइन है तो कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, कैन नॉट हैव, मतलब एक पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ही इज टॉकिंग कि मैक्सिमम एक पॉइंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ये वैसे डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सियम और पोस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बस ये जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ये चार डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है या पांच मैक्सिमम, बस इसके अलावा कभी नहीं आया आज तक। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सारा चैप्टर आपको मगअप करना पड़ेगा बेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement are true and which are false, give reason for your answer. Only one line can pass through a single point. क्या एक ही लाइन पास कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से स्टूडेंट्स? फिगर No, देखो sir. No. नीचे बनाई हुई है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, तो आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है बेटा, there are infinite number of lines which can pass, there are infinite number of line which can pass through two distinct point. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकती हैं। गलत है, False. दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, क्योंकि अगर कोई और लाइन उससे पास कर भी रही है वो वही वाली लाइन कहलाएगी। अगर ये दो पॉइंट मैं बनाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, तो इनसे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, ये वाली। समझ में आ गई? अगर कोई और लाइन भी पास करी है, बीच में से ऐसे करके कुछ बनाओगे तो भी वो एक ही लाइन कहलाएगी। तो आंसर है फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन पास। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। क्या टर्मिनेटेड, जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? यस सर। यस, ये Yes, देखो, sir. ये एक्सटेंड कर दी, ये एक्सटेंड कर दी। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो सकती है, ट्रू हो गया। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी से आते हैं क्योंकि चैप्टर ऐसा ही है ये। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल है। ठीक है, इन द फिगर, फिगर को देखो ध्यान से, ये वाली फिगर दी हुई है। अगर मैं ए बी में से पी क्यू को माइनस करूं और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, ध्यान से सुनना, अगर मैं ए बी में से पी क्यू को माइनस कर रहा हूं और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है, तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई है? यस सर। Yes, Yes. sir. क्यों? ये ना, ये गलत, एक सेकंड, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर। जो चीजें आपस में इक्वल होती हैं, देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल है, तो ट्रू आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? तो हमें जो लाइन ये रखी थी उसके बारे में हमें बताना है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, टू लाइन एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड वी राइट देम एज एल पैरेलल टू एम। तो ये डेफिनेशन हो गई पैरेलल लाइन की। सेकेंड पॉइंट, perpendicular line, two lines P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle। ये perpendicular कब बनाएंगी, कब कहलाएंगी? जब ये क्या बनाएंगी? 90 डिग्री। राइट एंगल बनाएंगे। एंड वी राइट देम एज P perpendicular, ये perpendicular का साइन है जो आप देख रहे हैं,
ये जो साइन आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ, ये वाली चैप्टर आप लोगों का बाई चांस की बात है कि ऑनलाइन में चले गया, तो इससे फायदा ये होगा क्योंकि सारा मगअप वाला चैप्टर है। जब आप बोर हो रहे हो, नहीं पढ़ने का समझ में ना आ रहा हो, तो आप दोबारा से वीडियो देख के इसकी रिवीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मगअप करने के लिए है, ठीक है बेटा। तो ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये किसका साइन है? पैरेलल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट वर्ड यूज किया, देखो बेटा दो चीजें ना जिंदगी में अलग होती हैं, ध्यान समझ लेना जरा। एक होता है लाइन और एक होती है लाइन सेगमेंट। अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, फिर से बोल रहा हूं, अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो वो खत्म हो चुका होता है, मतलब ए और बी उसके एंड पॉइंट है, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है। अगर किसी के आसपास दो एरो लगे हो ए और बी पे, तो वो एक्सटेंड हो सकता है, वो लाइन है। लेकिन सेगमेंट वर्ड बोल दिया जाए, वो लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी क्या होती है? डेफिनेट डेफिनेट लेंथ। Length. There's two endpoints in the figure. A line segment is shown having endpoint A and B. It is written as, ये आपको सामने दिया हुआ देखो, it is written as AB. AB के ऊपर लाइन आती है ऐसे, ये वाली लाइन AB के ऊपर आएगी, गलती से आगे चली गई, कंप्यूटर पे मेरे को बनानी नहीं आई, ये AB से थोड़ा आगे चली गई है, AB के ऊपर आएगी ये, ठीक है। तो AB के ऊपर दी हो तो ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। क्लियर है बेटा? रेडियस ऑफ अ सर्कल, द डिस्टेंस from the distance from the center to a point on the circle is called radius of the circle. सेंटर से एक सर्कल के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, मतलब P से लेके Q तक का, वो क्या होता है? रेडियस। इन द फिगर P इज द सेंटर, Q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, देन PQ इज द रेडियस। ओके, नेक्स्ट आता है स्क्वायर। अब अगला आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल राइट एंगल हो जाए, जिसके चारों एंगल क्या हो जाए? राइट एंगल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। और साथ में चारों साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। Given any two distinct point A and B, where there exists a third point C, which is in between A and B. ठीक है, हमें दो पोस्टुलेट बताने हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, हमें दो पोस्टुलेट इसके बताने हैं अलग अलग जो भी हैं। दो पॉइंट है ए और बी, क्या कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट जो कि ए और बी में आ सकता है? यस, कैसे आ सकता है देखते हैं। Yes, these postulate contain undefined such as point line. ये पिछले वाले का थोड़ा सा आंसर रह गया, सॉरी, ये पिछले वाले का आंसर रह गया बेटा। ये पिछले वाले में उसने एक पार्ट और पूछा था, वो आंसर गलती से मैंने इधर टाइप कर दिया। क्या कोई और ऐसे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, क्या कोई ऐसी अनडिफाइंड टर्म्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में रह गई हैं? यस, अनडिफाइंड टर्म्स थी, वो थी कौन सी? अच्छा नहीं, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? पिछले में भी पूछा था। Yes, these postulates contain undefined terms such as point and line. Also, these postulates are consistent because they deal with the two different situations. कैसे? पहले केस में बोला है A और B एक लाइन है जिसके बीच में C लाई कर रहा है। दूसरे केस में बोला है there exists at least 3 points that are not on the same line. Yes, हो सकता है कि 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि वो तीनों लाइन के ऊपर ना लाई करते हो, जैसे कि हम बना के देखते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A भी हो गया, और C जो है वो बाहर लाई कर रहा है, हो सकता है। या ये भी हो सकता है A है, B है और C इसके बीच में लाई कर रहा है। तो पहला वाला ये वाला केस है, सेकंड वाला ये वाला केस है। अब देखो क्या बोल रहा है, says that given 2 point A and B, there is a point C lying on the line in between them. Whereas second says that given point A and B, you can take point C not lying on the line through A and B. No, these postulates do not follow the Euclid postulate. ये किसी भी तरीके से यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी पोस्टुलेट इसके ऊपर नहीं लगता है। However, they follow the axiom given two distinct point there is a unique line. जबकि एक एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं, जो एक्सियम क्या था? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन जा सकती है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन जा सकती है, उस एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड।
ये ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, सेम क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो पहले। Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered as a universal truth? Note that the question is not above of the fifth postulate. ये फिफ्थ postulate के बारे में नहीं बता रहा है, ये axiom के बारे में बता रहा है। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया है? फिफ्थ एक्सियम क्या था? क्या था हमारा फिफ्थ एक्सियम, पता है किसी को? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, था ना? तो as the statement is true in all the situation, hence it is considered as universal truth, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर चीज में सही ठहराती है, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आता है बहुत सारे स्कूलों में। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एसी जो है बीडी के इक्वल है। प्रूव दैट एबी जो है बीडी सीडी के इक्वल है। कैसे स्टार्ट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले आप लेंगे एसी, देखो पहले आप लेंगे एसी क्योंकि हमें गिवन है इक्वल टू बीडी, ये हमें गिवन है, यहां लिख दोगे आप गिवन। ठीक है बेटा, आगे आप लेगो सेम थिंग्स कैन बी एडेड, यहां आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी। ऊपर फिगर में देख लो, एसी को क्या लिख सकता हूं मैं, व्हाट इज एसी, ए बी प्लस बी सी। व्हाट इज बीडी, बीडी को क्या लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूं बच्चे। अब हमने एक एक्सियम किया था, सेम थिंग्स कैन बी एडेड एंड सेम थिंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसमें मैं सेम थिंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड कर देता हूं, माइनस बीसी कर दिया। और यहां पे आपको एक्सियम लिख के देना है टीचर को। एक्सियम में लिखोगे सेम थिंग्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल प्लस सी डी माइनस बीसी। अब देखो बच्चों, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, तो ए बी क्या बन गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी इक्वल आ गया सी डी के। और यहां पे क्या लिखोगे आप, एक्सियम लिखोगे। कौन सा एक्सियम लिखोगे बताओ, सेम थिंग्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल। ठीक है, याद है एक्सियम, वो वाला एक्सियम लिख देना इसमें। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर एक लाइन है सी, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है सी, एसी जो है वो हमें गिवन है वो बीसी के इक्वल है, हमें गिवन है। देन प्रूव दैट एसी इज हाफ ऑफ ए बी, पता तो है हमें, लेकिन प्रूव कैसे करना है। अब इसमें लगेगा एसी प्लस एसी इक्वल टू बीसी प्लस एसी। यहां पे कौन सा एक्सियम लगा रहा हूं मैं, बताओ, यहां पे कौन सा एक्सियम लगा रहा हूं, सेम थिंग्स कैन बी Same things can be added. इक्वल, सेम थिंग्स कैन बी एडेड, सेम चीज ऐड की है ना एसी और एसी। व्हाट इज एसी ऑफ एसी, 2ac। व्हाट इज बीसी प्लस एसी, चेक करो इधर, बीसी प्लस एसी कितना बन रहा है, एबी। अब यहाँ पे भी एक्सियम लिखना है आपको, सेम थिंग्स कैन बी एडेड वाला एक्सियम। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ए बी। AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अंडरस्टूड बेटा, एनी डाउट, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला 4 जो है, इसमें क्या बोल दिया, C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं C को मिड पॉइंट बोल दूं, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट दैट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉइंट C था उसको मैंने मिड पॉइंट बना देना है, लेकिन हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि हर लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो मैंने बना दिया C, और हमें गिवन है C इज अ मिड पॉइंट। अब हम करेंगे लेट D इज आल्सो अ मिड पॉइंट। दो हो नहीं सकते हैं, पर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे। D इज आल्सो अ मिड पॉइंट, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, D बना दिया। मैंने यहां पे क्या बना दिया बेटा, D बना दिया, यहां पे D बना दिया। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूं, हमें गिवन क्या था, AC जो है मिड पॉइंट है, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया।
AC किसके इक्वल हो गया बच्चे? हाफ ऑफ AB के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा। तो अब AD जो है वो भी तो मिड पॉइंट बोल दिया मैंने, D इज आल्सो मिड पॉइंट, ये मैं लिखूंगा गिवन, ये मैं लिखूंगा गिवन। और मैं लिखूंगा AD जो है वो भी तो हाफ ऑफ AB है, जो पूरा AD है वो भी तो AB का हाफ है। ये मैंने क्या किया? एज्यूम, ये हमने एज्यूम किया है। एज्यूम क्या किया था? D इज अ मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे बेटा? AD इज हाफ ऑफ AB। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है, या सेकेंड इक्वेशन में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ध्यान देना जरा, AD माइनस AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB। तो क्या बच गया बच्चों? AD माइनस AC इक्वल टू 0। चेक कर लो जरा, सही बोल रहा हूं? ये 0 हो गया ना, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया। इससे क्या प्रूव हो गया? AD जो है वो AC के इक्वल है। तो अगर AD इक्वल टू AC है तो ये पॉसिबल तभी है जब CD की वैल्यू 0 हो जाए, ये वाली पॉइंट 0 हो जाए, तभी तो AD और AC इक्वल होंगे। इसका मतलब CD की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दिस इज ओनली पॉसिबल, हम लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन C एंड D कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब जानते हो? कोइंसाइड ईच अदर, जब C और D एक दूसरे को कोइंसाइड करें। देयरफॉर लास्ट में स्टेट में लिख दोगे, देयरफॉर C इज ओनली मिड पॉइंट, C इज ओनली मिड पॉइंट। यही हमें प्रूव करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, 4 और 5